अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नैस आपको पाकिस्तान होम्योपैथिक डॉक्टर्स कम्युनिटी गुजरात विंग के ज़ेरे तमाम जो हमने होम्योपैथिक क्लब बनाए हैं, इस क्लब में आप सबको खुशामदीद है। क्लब बनाने का मकसद ये है कि इस क्लब में होम्योपैथिक लवर्स शामिल, होम्योपैथिक क्लब इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया गया और इंशाअल्लाह इस क्लब के ज़ेरे तमाम बाकायदा फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पर लेक्चर प्रोग्राम हुआ करेंगे। हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं रज़ाक अहमद गफ़ारी साहब, ये हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क को संभालते हैं। तो एक दफ़ा वैसे डॉक्टर साहब एक व्यू सबका दिखा दें कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं, इनमें लेडी डॉक्टर फौजिया हाशमी साइकोलॉजिस्ट हैं, मिस नौशीन अरशद साहब, इफ्तिखारुल हसन साहब हैं, लाला मूसा से ये प्रेसिडेंट हैं, PRHD के डॉक्टर अंजुमुद्दीन साहब हमारे हेड हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ हैदर साहब DTF फोरम के चेयरमैन भी हैं और दीगर तमाम सोसाइटीज़ के भी जो हमारी कम्युनिटी है उसके हेड हैं। पीछे हाशमी साहब बैठे हैं, सजाद हाशमी साहब, ये आप देखते रहते हैं, पता है ना, वो आप गफ़ारी साहब आपने लगाया था फ्री मेडिकल कैंप, तो इनका आई के हवाले से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। और जितने भी हमारे फ्री कैंप लगते हैं उनमें इनकी पार्टिसिपेशन मस्ट होती है, ये हमें अपनी सर्विसेज फ्री देते हैं। डॉक्टर नासिर चौधरी साहब साथ बैठे हैं। ये नासिर चौधरी साहब जो है ना, ये हमारे टीचर हैं, हमारे उस्ताद हैं, लेक्चरार हैं ताहिर होम्योपैथिक कॉलेज के, और ये इस्लामाबाद वाले नहीं हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा रहे ताकि पता लगे कि सारे। और साथ मैडम आ जाए बैठ आप ना अपना इधर, मैडम इधर, आप इधर चल इधर बैठ साथ। तो मैडम अज़रा जो है हमारी टीचर हैं, ताहिर होम्योपैथिक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है। ये हमारे इस जो होम्योपैथिक क्लब है, आज का जो सेशन है, इसकी चेयरपर्सन भी हैं। हम इनसे एक्सपर्ट राय लेंगे। और मैं रज़ाक अहमद गफ़ारी साहब को भी दिखाना चाहता हूँ कि वो देख लें जी, हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन के जितने भी मामलात हैं वो इनके लिए ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा बड़ी ही मोहब्बत का इजहार करते हैं। और इनकी सर्विसेज फिर GPI ग्लोबल प्रेस इंटरनेशनल हाई डेंसिटी HD जो चैनल भी चला रहे हैं यूट्यूब पे, और ये आप लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर। इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने ये सर्विस हमें फ्री प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ हमारी होम्योपैथी की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी दुनिया में जाती है, और साथ साथ होम्योपैथी के लेक्चर भी जा रहे हैं। और उस्ताद हमारे असातिज़ा कराम में जो सीनियर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सैयद मोहम्मद ताहिर बाज साहब मेरे उस्ताद भी हैं। और इनको ज़रा थोड़ा सा क्लोज फोकस करें ना, कि आज मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा मुस्कुरा दें। तो सैयद मोहम्मद ताहिर बाज साहब, ये जनाब चेयरमैन हैं ताहिर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। और जितना कुछ भी अच्छा नज़र आता है आपको गुजरात के अंदर, उसके पीछे एक माइंड काम करता है। वो माइंड जो है ना, डॉक्टर सैयद ताहिर बाज साहब का है, और उन्होंने ही हमेशा हमें गाइडलाइन देते रहते हैं कि किस तरह प्रोग्राम किया जाए, किस तरह कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए, और इनमें किस तरह मोहब्बत प्यार एक दूसरे के साथ रखी जाए। तो डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं अब रस्मी तौर पर इसका आगाज़ इस तरह करूँगा। पहले तिलावत कलाम पाक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जो कुछ अल्लाह ने कहा सच कहा। अच्छा जी, ये अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम की एक जो थीम है या टेम्पो आप कह लें या इसके जो सेगमेंट्स कह लें, वो मैं बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम इस तरह है कि जी हम ये प्लेन नज़र आ रहा है इतना खूबसूरत सा। मेरे नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं बर्मला इजहार करूँ, सबसे खूबसूरत क्लिनिक है नई डॉक्टर फौजिया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारा इस दफ़ा का प्रोग्राम होगा, जो हमारे 15-20 हमेशा दोस्त बैठते हैं, तो इस दफ़ा हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। एक तो क्लिनिक के हवाले से पूरी दुनिया को पता चले क्लिनिक का कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे क्लिनिक हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लिनिक विच इज़ लोकेटेड एट फुआरा चौक इन ज़फरुल्लाह मार्केट। And like Dr. Fawzia Hashmi, who is a DHMS qualified and also the lecturer in Thayer Homeopathy Medical College. Not only she is a lecturer and DHMS qualified, but also have completed degree in the nutrition. So I requested her to have to set a meeting or to arrange a meeting in this clinic so that we should learn the homeopathy in the perspective of the importance of nutrition, how a nutritionist can play a pivot role in the homeopathic treatment. हमारा टॉपिक ये होगा कि न्यूट्रिशन जो है उसका या डाइट का हमारी होम्योपैथिक में क्या करता है, उसकी ट्रीटमेंट में क्या करता है। तो आई एश्योर यू दैट the purpose for which you are sitting here after this beautiful workshop and meeting, we will be able to implement that knowledge which we gather here from like Dr. Fawzia Hashmi in our clinical practice. जब हम न्यूट्रिशन को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे तो मुझे यकीन है कि फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मरीज़ों का इलाज कर सकेंगे। दूसरा, हमारे साथ एक एक्सपर्ट यहाँ बैठी हैं जो कि असिस्ट करती हैं इसी क्लिनिक पर बतौर एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, मास्टर साइकोलॉजिस्ट हैं। मिस नौशीन अरशद इनका नाम है, और शी इज़ आल्सो क्लिनिकल क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड पर्सन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीज़ विच वी आर आल्सो ऑब्जर्विंग इन आवर पेशेंट्स। बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं कि हमारे जो आ रहे हैं पेशेंट्स आ रहे हैं वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का शिकार है। तो शी हैज़ रिक्वेस्टेड here to have some few words with the audience and tell us about the role of psychology in our homeopathic practice. वो होम्योपैथिक में जब हम मरीज़ों को देखते हैं तो उसमें नफ्सियात क्या क्या करता है। देखें, ये एक पहले नफ्सियात जो है वो मास्टर डिग्री होती थी MA इन नफ्सियात, लेकिन अब नफ्सियात भी साइंस के ज़ुमरे में आ गई, और अब MSc नफ्सियात हो रही है, MSc साइकोलॉजी हो रही है, MPhil साइकोलॉजी हो रही है। और फिर उसके बाद तो ऑर्गेनन आपने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा हुआ है, उसमें तकरीबन 25% जो एफोरिज्म्स हैं, 25% एफोरिज्म्स, ऑल दीज एफोरिज्म्स आर बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी। हनीमन जो है, सैमुअल हनीमन, जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, वो भी कहता है कि नफ्सियात के बगैर आप सिर्फ दवाइयाँ दे के नहीं ठीक करना आपको। तो उसने 25% ऑर्गेनन को नफ्सियात के बैकग्राउंड में लिखा। तो ये हमें बताएंगी, वो एफोरिज्म बताएंगी, वो फिर हमें क्लिनिकल टिप्स देंगी और प्रैक्टिकल हमें करके दिखाएंगी कि किस तरह हम नफ्सियात के तरीके से नफ्सियात के सब्जेक्ट को यूटिलाइज करके पढ़ के हम अपने मरीजों का इलाज कर सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा होगा। और आखिर में फिर नई डॉक्टर अजरा यहाँ पे बैठी हूँ, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ यहाँ पर और फिर अपने जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें न्यूट्रिशन का क्या किरदार होता है या नफ्सियात का क्या किरदार है। हमने एक और लेक्चर भी रखा हुआ था, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अहमद गफारी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो लियाकत अली महर साहब की क्लिनिक पर, इफ्तिखार साहब की क्लिनिक पर, अंजुम के क्लिनिक पर, इम्तियाज़ हैदर शाह साहब की क्लिनिक पर, सज्जाद हाशमी साहब, क्योंकि उनका क्लिनिक भी यही है और एक क्लिनिक इनका और भी है रेलवे रोड के ऊपर। कोशिश करेंगे वहाँ मैं ऊपर देख के आया कि उधर भी बड़ा अच्छा सेटअप हो सकता है। तो हम हर जगह पे हर 15 दिन बाद या महीने बाद जब भी मौका मिला करेगा
हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह 10-15 मिनट बैठ जाएं और ये बिल्कुल गैर रस्मी होगा। इसमें गपशप लगाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, पहले नॉलेज होगा, फिर सवाल जवाब होंगे। 20 मिनट का ज़्यादा अगर हम लेक्चर करें ना, 20-25 मिनट से ज़्यादा कर लें, 40 मिनट कर, तो बंदे बोर हो जाते। तो मुझे ज़्यादा इसलिए बोलना पड़ा कि ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ। इस बैकग्राउंड क्लियर के बगैर हम आगे चल नहीं सकेंगे कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जी यहीं पर होगा। ताहिर अब्बास साहब का क्लिनिक है कमाल होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि उमर अरशद अस्पताल लेडीज़ एंड चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल सामने मुतसिल वहाँ पर है। और इनका क्लिनिक जो है ना वो इतना बड़ा है कि वहाँ पर हम 20-25 बंदे भी बैठा सकते। तो वहाँ पर जब होगा वो हमारा एक मेन, आप समझ लें कि कहीं पर भी किसी क्लिनिक में कोई मिस हैप होता है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हमारे पास एक स्टैंड बाई मौजूद है, वहाँ पर फिर हमेशा ये लेक्चर पूरा हम करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैडम फौजिया हाशमी, नई डॉक्टर फौजिया हाशमी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और जी अच्छा वो कर लेते। तो लेडी डॉक्टर फौजिया हाशमी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कि वो आएँ और अपना टॉपिक आगाज़ करें। 20-25 मिनट ये लेक्चर देंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, सवाल जवाब तो दबा के करने ने, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये उनके जवाब भी देंगी, इन्होंने से छड़ना नहीं, इधर उधर जवाब ना दे लें। तो मैडम को मैं ना कागज़ देंगे इनको और पेन भी दें इनको, वो जो चीज़ इनके जहन में आती है वो नोट करें और फिर हम ज़ाहिर देखेंगे हमारे साथ सब बैठे हैं ताहिर बासा, तो उनकी माहिराना राय के बगैर प्रोग्राम कोई भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। अंजुम साहब से भी राय लेंगे कि तुसी जनाब किस तरीके अपने प्रैक्टिस में देखते हैं। ठीक है जी, चलें आए जी मैडम, तालियां हो जाएंगी। ये रख लो प्रेस करके तो अपने पास। सबसे पहले तो मोहम्मद सामीन, ये महफिल जो लगी है मसीहा असर की महफिल है। यहाँ पे हम मेरे सीनियर सारे बैठे हुए हैं और मुझे ये बड़े एजाज़ की बात महसूस हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस जगह में आप सबको देख के यहाँ पे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भी इस कमेटी में इसका मेंबर बनाया गया है और यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। मुझे इस खूबसूरत महफिल में आने का मौका मिला है और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब जिस तरह इस एजुकेशन फोरम को लेके चल रहे हैं और इसकी तवज्जो करें, इसकी तरक्की में आप हमेशा कोशिश रहें और इसमें ये आपकी जो मेहनत है वो जारी और सारी रहे। यहाँ पर मैं छोटी सी एक कहानी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है द गुड डॉक्टर। मेरा एक पसंदीदा प्रोग्राम है द गुड डॉक्टर। ठीक है, उस प्रोग्राम में बहुत सी की मुश्किलात भी आई, ज़िंदगी की और भी प्रॉब्लम साथ साथ आए और बहुत सारे डॉक्टर ने अपने माहिराना कोशिश के तहत मुख्तलिफ तरह के अपने असरअंदाज तजुर्बात भी किए। उस कहानी का एक हीरो था डॉक्टर ग्लास मैन। उसने एक आम से इंसान को पुरअसर तबीब बना दिया। वो डॉक्टर ग्लास मैन जो है वो बड़ा शफीक इंसान था, वो बड़ा हकीकत शनास था। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से रोल मॉडल किए। इसी तरह और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे अपने इल्म के साथ बड़े अच्छे से केस को डील किया। अपनी ज़िंदगी में वो एक इंसान दोस्त शख्स थे। और अगर मैं आपको उनका एक शागिर्द भी था जो कि इसके है तो वो शागिर्द था, लेकिन वो भी उसी कहानी का एक हीरो था। लेकिन उस शागिर्द की इस कहानी के पीछे या वो भी जिस तरह वो उसको डील कर रहा था, उसका असल जो पीछे रोल मॉडल था या उसका जो बैकअप था वो डॉक्टर ग्लास मैन था। और आज के हमारी इस महफिल में अगर यहाँ आज मैं आपकी इस डॉक्टर ग्लास मैम की मुलाकात कराना चाहूँ तो उसको डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अब्बास साहब की शख्सियत और मुतारिफ करा सकती हूँ।
मेरे लिए इतनी मोहतरम हस्ती हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं ठीक तरीके से कर पा रही कि उनकी शख्सियत को कैसे मैं बयान कर सकूँ। सो अगर मेरी वर्डिंग को अगर लगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, आई थिंक आप लोग मेरी उन फीलिंग को समझ सकते हैं। अच्छा जी, आज की बात मेन टॉपिक पर आते हैं। जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन होम्योपैथी। पहले हम थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि न्यूट्रिशन होती क्या है। न्यूट्रिशन ह्यूमन साइंस की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर ह्यूमन साइंस की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर उसके जितने भी कंपोनेंट है उन सारे जिसमें अंदाज होते हैं। अगर हम लोग मोबाइल ऑफ कर लें या साइलेंट पे लगा लें तो कोई हर्ज नहीं है, और फजिया इसको ना कॉलर के साथ लगा के रखो, वरना ये डिस्टर्ब करेगा। आपकी आवाज़ कभी आएगी कभी नहीं आएगी, अब ये डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना कि न्यूट्रिशन कैसे किसे है, न्यूट्रिशन है क्या चीज़। न्यूट्रिशन एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर फूड के जितने भी कंपोनेंट है वो इंसानी बॉडी के ऊपर जिस तरह वो असरअंदाज होते हैं उसको लेके उनको डील करती है। इंसान फीटल हेल्थ से लेकर उसकी डेवलपमेंट से लेकर रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन और मेंटल फंक्शन, एथलेटिक परफॉर्मेंस, जितने भी ये चीज़ें हैं सबको न्यूट्रिशन डील करती है। अब न्यूट्रिशन के साथ साथ अब इसका स्कोप इसका जो स्कोप है बेसिकली वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपने न्यूट्रिशन के बारे में टू मच कॉन्शियस होता जा रहा है। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन है और एक डाइट है। इन दोनों चीज़ों को हम आपस में देखेंगे इनका लिंक कैसा है। डाइट वो चीज़ है जो हम ग़िज़ा खाते हैं, वो किसी वक्त भी कोई खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, वो हमारी ग़िज़ा के समझ में आएगा। जो न्यूट्रिशन है वो कोई भी ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसके अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, मिसाल के तौर पर हम एप्पल को ले लेते हैं, उसमें कैल्शियम कितने % है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने % है, ये सारी चीज़ें हमने किस में रूल आउट कर दी है, न्यूट्रिशन के अंदर। और डाइट क्या है, वो ग़िज़ा जो हम खा रहे हैं ये बॉदर नहीं करती कि इसमें वो बैलेंस डाइट ले रहा है या इम्बैलेंस डाइट ले रहा है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम इसको मज़ीद जान लें कि बैलेंस डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट होती क्या है। उसके लिए हम एक पैरामिड की शक्ल में इसको भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इतना हिस्सा लें और इसको फिगर में ड्रा कर लें तो ये हमारी हेल्दी फैट है जो हमने पूरे दिन में अपने यहाँ पूरे दिन में नहीं, यानी हमारी खुराक में इतना हिस्सा ही शामिल होना चाहिए। हेल्दी फैट, इसमें ऑलिव ऑयल भी आ सकते हैं, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल जो है हम जो हेल्दी वे से इस्तेमाल करते हैं उसमें आएगा। सेकंड में जो चीज़ आती है वो हमारी प्रोटीन। अब प्रोटीन दो तरह की हो सकती है। एक वो चीज़ जो हमने पोल्ट्री से हासिल करनी है, उसमें चिकन भी आएगा, उसमें मटन, बीफ, एग्स, फिश, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जबकि डेयरी फार्म में जितने भी मिल्क हैं, योगर्ट्स है, चीज़ हैं, इसकी एक्सेट्रा इस तरह की जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारी इस प्रोटीन में हमें मिलेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट होगा वो है कार्ब्स। हमने कार्ब्स भी लेने हैं। अब कार्ब्स में क्या होगा, होल करेंगे जितने भी अनाज से लग रखती है चीज़ें, उसमें जो हो गया गंदम होगी, जो होगी, सीरियल्स हो गए, ब्रेड होगी, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में आएंगी। उसके बाद अगला जो पोर्शन हमारा होता है वो है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो फ्रूट्स और वेजिटेबल। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे ऐसा इसमें कार्ब्स भी होते हैं, इसमें बेसिकली मिनरल्स और विटामिन्स के पोर्शन को हम लोगों ने डील करना है। इसके बाद अगली ऑप्शन आती है वाटर। हमने दिन में कितना पानी पीना है, ये पानी का कोई क्राइटेरिया मुख्तस नहीं है कि आपने इतना ही आपने लेना, हर बंदे की बॉडी की नीड के मुताबिक लेना है। हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा पीना है। अगर हमारी बॉडी में इतनी पानी की कमी नहीं है तो 2 से 3 लीटर इनफ होते हैं, लेकिन इससे ये हर बॉडी की अपनी ज़रूरत के मुताबिक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के हर्ब्स या स्पाइसेस इंजॉय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमूमन जिंजर टी वगैरह हम लोग पीते हैं, लेमन ग्रास पी लेते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, तो एक पोर्शन हम लोग इसका भी रख सकते हैं कि अपनी मर्जी से कोई इसको लेना चाहे तो इसको इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो वो चीज़ें थी जो एक बैलेंस डाइट के अंदर मौजूद होनी चाहिए।
हमने यहाँ पे आज क्या डिस्कस करना है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्टली अगर इसकी परसेंटेज निकालें फूड वाइज, तो जो प्रोटीन है वो इंसानी बॉडी के अंदर उसकी जो मिकदार है वो 10 to 15%, 10 to 15%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स को देखें तो ये 55 to 65% एक नीड होती है बॉडी में, और उसके बाद फैट देखें तो ये 35% मैक्सिमम। इस तरह हम इसको लेके चलते हैं। एक ह्यूमन बॉडी को, मेल हो या फीमेल हो, उसमें कम से कम बेश एक दिन की कैलोरीज 2000 या 3000 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये हर इंसान की बॉडी की नीड के पे और उसके प्रोफेशनल वो जो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी सीडेंटरी लाइफ है या वो कोई ऐसे काम करता है जिसमें उसकी बॉडी ज़्यादा यूज़ होती है, उसको कैलोरी ज़्यादा बर्न करनी पड़ती हैं, उस सूरत में हमने उसकी अप एंड डाउन वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक है, आप उसमें आएँ कि हमें होम्योपैथिक में न्यूट्रिशन को कैसे लेके चलना है। तो बतौर होम्योपैथ जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हमें उसकी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। बहुत से लोग इससे बड़े सेंसिटिव होते हैं। कुछ पेशेंट्स सेल्फ डाइटिंग की वजह से बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो आके खुद से ही अपनी डाइट बताना शुरू कर देते हैं, हम ये खा रहे हैं, हम इस तरह, मतलब वो इस चीज़ को लेके बड़े कॉन्शियस है। बहुत सारे लोग इस अपने फूड को लेके बहुत कंफ्यूज भी हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम खा क्या रहे हैं, हम जो खा रहे हैं क्या वो सही पैटर्न पर ले भी रहे हैं कि नहीं। इन सब चीज़ों को हमने इधर डील करना है। मिसाल के तौर पर मोस्टली पेशेंट आते हैं मेरे पास ओबेसिटी के वाले से, तो वो आगे सबसे पहले जब मैं उनका एक केस चेकिंग करती हूँ तो उनसे पूछा जाता है कि आप अपने एक दिन का प्लान बताइए, आप कैसे करते हैं। तो बड़े आराम से कहते हैं, डॉक्टर साहब कितनी अर्सा हो गया है, मैं तो रोटी छाड़ी सड़ी गई, मैं पराठे में बहती भी नहीं, लेकिन क्या करती हूँ भाई, आप खाती क्या है। मैं सुबह की करनी है, पापे खानी है या रस खानी है, एक कप चाय देना। कितने लेती हैं आप? 3 से 4 ले लेती हूँ। तो आप बिलीव करें वो 300 कैलोरीज सुबह उसी वक्त दे लेती है बगैर कुछ है। और वो क्या भी होता है, उससे उसका स्टमक फिल भी नहीं होता, उसको वो अर्ज रहती है, भूखी भी रहती है। तो ये चीज़ें हैं कि हम सेंस भी नहीं, और बंदे खुद भी इसको लेके बड़े कंफ्यूज है। खुराक का तलब सिर्फ डाइट के साथ नहीं होता, हमारे इसके साथ हमारा कल्चर फैक्टर भी काउंट करते हैं, फैक्टर भी करते हैं और इमोशनल फैक्टर भी करते हैं। यानी हम परेशान हैं तो हम जो फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह असर कर रही है, हम कैसे खा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने इस लेक्चर में शेयर करना है कि हमारी न्यूट्रिशन को और होम्योपैथी को हम किस तरह लिंक कर सकते हैं, कि हम वो किस तरह बेसिक्स अप्रोच के जरिए वो फूड का कन्फ्यूजन जो है वो इसको एक्सप्लोर कर सकें। हमारे डॉक्टर हानीमन जो हैं वो उन्होंने फ्रोजन ऑर्गेनन की बुक के फ्रोजन ऑर्गेनन नंबर 260 से लेकर 262, इसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसके न्यूट्रिशन के बारे में बयान किया है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन की वैल्यू से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने इसको बताया कि वो क्रोनिक डिजीज के अंदर उसकी प्रोग्रेशन को और उसकी हीलिंग को और मरीज की सेहत और न्यूट्रिशन को किस तरह उन्होंने सर्च करके इस पर काफ़ी तहकीक की कि ये आपस में कैसे इसको कोरिलेट करे कि पेशेंट की मर्ज की जो प्रोग्रेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से हो सके और वो सब हीलिंग भी बड़े अच्छे तरीके से हो सके। और उन्होंने इसके साथ साथ ना सिर्फ इस पर रिसर्च की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पेशेंट को रिकमेंड किया कि वो प्रोसेस फूड की जगह ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें। उन्होंने सादा ग़िज़ा पर इसको तरजीह दी। अब इनका होम्योपैथ यहाँ पे हमें अपने आप से चंद सवाल करने चाहिए। पहला सवाल ये कर सकते हैं हम कि क्या हमारे पास कोई, जब टेस्टिंग करते हैं हमने कभी कोई ऐसा पेशेंट डील किया जिसको सिर्फ हमने जस्ट उसका डाइट को ठीक करने के बाद, उसका जो लाइफ स्टाइल है उसको ठीक कर मॉडिफाई करने के बाद वो पेशेंट को रिकवर किया हो, इतनी ज़्यादा हमें मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़ी हो। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा क्रोनिक केस आया जिसको हमने सिम्टोमेटिकली लेबोरेटराइज तो किया, लेकिन क्या हमने डॉक्टर हानीमन के उस फ्रेज के मुताबिक क्या पूरा अमल किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी टेक क्योर, कि आप जो कर रहे हैं आप वो ठीक कर रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन के समटाइम हमारे पास कोई ऐसा भी पेशेंट आ जाता है जो सिम्टोमेटिकली तो हमने मेडिसिन दी है उसे
वो रिकवर भी कर जाता है, लेकिन कुछ अर्से बाद उसकी वो प्रॉब्लम दोबारा बूटा बहुत हो जाती है। या समटाइम हमारे पास पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मैंने एक दिन दवाई खाई है, मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या हमने इस बात को उससे पूछा है कि कहीं वो घर में कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी फूड तो नहीं इस्तेमाल कर रहा जो उसके हमारी दवाई का एंटीडोट कर रहा हो। मिसाल के तौर पे हम जब दवाई खाते हैं तो ओरल म्यूक सबसे पहले जब ऑब्जर्व होती है हमारी ओरल म्यूकोजा में होती है, तो हमारे खुराक जितने भी फूड के आर्टिकल्स होते हैं वो हमारी ज़बान के ऊपर लगे रह गए, तो हम अब मुँह की कुल्ली किए बगैर, साफ़ किए बगैर तो हम उसको खा लेंगे तो उसका असर जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो कहीं वो इस तरह की चीज़ें तो नहीं लेके चल रहा। जब हमने इन सारी चीज़ों को रूल आउट कर लेना है, दैन उसके बाद हमने उसकी डाइट के हवाले से उसको गाइड करना है। अब न्यूट्रिशन के हवाले से जब डाइट की बात आती है तो हर बीमारी के लिए डाइट चार्ट नहीं दिया जाता। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें खास ग्रुप है जिसमें हमने खास डिजीजेज हैं जिसमें हमने न्यूट्रिशन के लिए डाइट के हवाले से डाइट चार्ट को देना होता है। इसको हम अगर कैटेगराइज करें तो सबसे पहले बॉडी वेट आ जाता है। बॉडी वेट अब बॉडी वेट को लेके देखें तो इसमें दो तरह के हम चीजों को देख सकते हैं। एक होता है अंडर वेट, एक होता है ओवर वेट या इसको ओबीज भी कह सकते हैं। बेसिकली ये ओबेसिटी से एक पाउंड पीछे है। पहले ओवर वेट होता है बंदा, फिर ओबेसिटी में जाता है, फिर स्पीयर ओबेसिटी में जाता है, लेकिन हम इन दोनों को कंसीडर एक जैसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो ओवर वेट की काजेज देखना होती हैं। जब तक हमारे पास पेशेंट आता है जब ये लेके सिम्टम जस्ट वो ओबीज है, तो हमने उसको किस तरह डील करना होता है। हमने उसकी डाइटरी अप्रोच जितनी है, उसकी न्यूट्रिशन को मैनेज करना होता है। उसको देख के उसमें हमने उसको हाई फाइबर देने होते हैं और इसको कार्ब्स की मिकदार कम देनी होती है, प्रोटीन को मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें हम दे के ओबेसिटी को डील कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम इसकी काज नहीं देखेंगे तो ओबेसिटी का काज क्या है। मिसाल के तौर पर पीसीओएस में इंसान मोटा हो जाता है। सेकंड काज हो जाती है थायराइड प्रॉब्लम। अब थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें आगे मजीद दो टाइप वाले हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। अब जब तक हमने इन दोनों को रूल आउट नहीं करना, हम इसकी काज में नहीं जाएंगे, हम इसकी डेफिशिएंसियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पे बात आ सकती है ओवर ईटिंग कि पेशेंट सिर्फ क्या करता है कि उसकी ओबेसिटी क्यों ज़्यादा हो रही है कि उसको खाने की आदत है, वो बहुत ज़्यादा बेजा खाता है, या जेनेटिकली ये हो सकती है ओबेसिटी। ठीक है। अब जब तक हम इन चार चीज़ों को डील करते वक्त हमने इसकी अलग डाइट देनी है, उसको थायराइड की अलग डाइट होगी, ओवर ईटिंग की अलग डाइट होगी, जेनेटिकली अलग डील करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अलग अलग हमने डील करना है, तब जाके हमारा केस होगा वो रिकवर होगा। अब पीसीओएस को हमने कैसे डील करना है। पीसीओएस में ऐसे ही डील करेंगे जैसे हम डायबिटिक पेशेंट को करते हैं। इसमें जीआई इंडेक्स की जो फूड है उसको हमने लो कर देना है, शुगर वाली चीज़ें कम कर देनी है। मिसाल के तौर पे हम इसको मीठी चीज़ों से अवॉइड करवाना है, खजूर नहीं खाने देनी, इसको केला नहीं खा सकता पेशेंट, उसके अलावा आम का इस्तेमाल नहीं करना उसने। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो नहीं लेने, जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो नहीं लेने, जंक फूड उसने अवॉइड करने हैं, ऐसे मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी है। ऐसे पेशेंट को हमने जो डाइट देनी है उसको वो वाली डाइट देनी है जिसमें प्रोटीन का इंटेक लिमिट में हो, कंट्रोल्ड सैचुरेटेड फैट वो खा सकता है, डेयरी की चीज़ें वो नहीं खाएगा। इसमें हमने इसको चोकर की आटा जो होता है, ब्राउन राइस होते हैं, वो चीज़ें ऐसी चीज़ें उसमें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद और ये रिवर्सेबल पीसीओएस का प्रॉब्लम ऐसा जी रिवर्स करता है। अगर हमने उसकी डाइट को वो प्रॉपर नहीं फॉलो करता, जो पेशेंट अगर वो उसकी डाइट को भी हम लेके चलते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन पेशेंट बाद परहेज है, उसने दोबारा उसी खुराक खानी शुरू कर दी, तो हमारा वो साइकिल दोबारा रिवर्स हो जाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा जो उसने ट्रीटमेंट किया है। सो हमने पेशेंट को ये कहना है कि जब तक आपने डाइट को ठीक नहीं करना, आपका रिकवरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
अगली बात आ जाती है थायराइड में। थायराइड के पेशेंट की जिसमें अमूमन विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी के इसकी वजह से एनीमिया आता है, लेकिन इसकी बहुत मेजर काज विटामिन B डेफिशिएंसी होती है, जो कि अमूमन थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद थायराइड के पेशेंट में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, मैग्नीशियम की हो जाती है। हम इन चीज़ों को किस तरह पूरा करना है, मेडिसिन के साथ साथ ऐसी उसको खुराक देनी है। मिसाल के तौर पे हम उसको नट्स का इस्तेमाल कराएंगे, फिश उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अब थायराइड को हम देखें तो इसकी आगे से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है अगर इसको डील ना करें, इसके हार्ट के इश्यूज आ जाते हैं अगर इसको हम बेलगाम कर दें, इसको इसके सिरके स्टिकिंग ना करके इसकी दवाई का इंतखाब ना करें। तो फिर इसके आगे अलग से पेशेंट की डीडी करने के बाद उसकी डाइट को उसके एस्पेक्ट के पहलू के मुताबिक देनी है कि हमने इसको कौन सी डाइट देनी है। उसके बाद ओवर ईटिंग आ जाएगी तो हमने इसकी डाइटरी अप्रोच को लेने के बाद उसको जैसे कार्ब्स को हर चीज़ को मैनेज करवाना होता है। जेनेटिकली होएगा तो फिर हमने इसको सारे सिम्टम लेने के बाद हमने मेडिसिन, आपने इससे सीनियर सारे बैठे हुए हैं, अब वो बात बखूबी जानते होंगे कि हमने कौन सी मेडिसिन इसको यूज़ करवानी है, लेकिन इसमें भी हमने डाइट को साथ में लेके चलना। अब ये बात की ओवरवेट के हवाले से। अब हम बात करते हैं अंडरवेट में। अंडरवेट की जो काजेज हो सकती हैं वो एक काज है बहुत इम्पॉर्टेंट, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और दूसरा कोई भी क्रॉनिक डिजीज जिस वुमन्स में हो जाता है, टीबी में हो सकता है, कैंसर में हो सकता है, व्हाट जितने भी क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें वुमन वेट लॉस होने के चांसेस होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में आजकल हमारी बहुत कॉमन ये सोसाइटी में एक इशू चल रहा है। हर बंदा अपने वेट को लेके बहुत कॉन्शियस है। बेखुसूस लड़कियां जो हैं उन्होंने अपने अंदर खुद से सेल्फ एक उन्होंने जायचा सा बना लिया होता है कि हमने इस फ्रेम से ज़्यादा अपना वजन बढ़ना ही नहीं देना। इसको देखकर वो खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया और सेल्फ डाइटिंग करती हैं, कुछ टाइम पे खाती हैं, कुछ में नहीं खाती। वो क्या होता है, इससे इसमें जनरल वीकनेस आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसका वेट बढ़ना ही स्टार्ट कर जाता है। ऐसे पेशेंट को हमने उसकी ईटिंग बिहेवियर को चेंज करना है। वो अपना लाइफ स्टाइल, उसका जो लाइफ स्टाइल है लेके चल रही है, हमने उसको ठीक करना है, उसके मुताबिक इसको मॉडिफाई करना है कि उसने खुराक कैसे खानी है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉनिक प्रॉब्लम में ट्यूबरकुलोसिस है, तो हम इसके पीछे प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, इसके पीछे और सिम्टम्स आ जाती हैं। क्रॉनिक डिजीजेज में हेल्थ वाइज के सारे सिम्टम लेने के बाद हमने इसको डील करना है। अगली कैटेगरी देखें तो हाइट की बात आती है। हाइट, इसमें हमने पेशेंट को डाइट चार्ट देना होता है या उसको डाइट के हवाले से बताना होता है कि आपने क्या करना है। एज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है या जेनेटिकली पेशेंट जो है वो उसका कद जेनेटिकली कम हो रहा है। अगर एज के मुताबिक से कम है तो हमने इसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखनी है। अगर वो चीज़ें कम हो रही हैं तो उसको फिर एडवाइस करना है कि वो बीन्स खा सकता है, वैसी मेडिसिन ऐसी डाइट लेगा जिसमें कैल्शियम का आउटपुट ज़्यादा होगा, इसमें सेलेनियम ज़्यादा होगा। इसको हम इस हवाले से डेयरी की प्रोडक्ट एडवाइस करेंगे, इसको बीफ मटन इस तरह की चीज़ें एडवाइस करेंगे ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो और वो फिर ग्रो करना शुरू कर दे। अगली कैटेगरी हम देख सकते हैं क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज, अब क्रोनिक डिजीज में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है डायबिटीज मेलिटस और एक हाइपरटेंशन। अब ये दोनों आपस में इन दोनों का लिंक है। इसमें ये होने के चांसेस हैं, अगर ये खराब हो जाए तो इसके अगले चांस होते हैं, लेकिन इन दोनों का हाइपरटेंशन का आपस में लिंक होता है। अब डायबिटीज अगर सिंपल होगा तो हमने इसमें इसको और इशू नहीं आ रहे तो इसके जितने भी कार्ब हैं इसको हमने मॉडरेट फॉर्म में देना है। फैट्स इसमें मॉडरेट फॉर्म में देंगे, प्रोटीन इसको मॉडरेट फॉर्म में देंगे और इसमें को हाई फाइबर डाइट एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर इसके साथ इशू चल रहे हैं कि इसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, वो रीनल फेलियर की तरफ चल रहा है, तो उसकी डाइट उस तरह की होगी। अब रीनल फेलियर की अगर बात करें तो रीनल फेलियर के अंदर हमने पेशेंट को लो साल्ट डाइट देनी होती है, इसमें लो पोटेशियम डाइट इस्तेमाल करनी है, लो फास्फोरस डाइट इस्तेमाल करनी है। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनमें ये सारी चीज़ें मिकदार में कम हो, क्योंकि ये उसके किडनी के फंक्शन को और स्लो डाउन कर देंगी। इस तरह पीछे पानी रुकना शुरू हो जाएगा और लीमा की कैफियत आ जाएगी। और जब लीमा की सूरत आ जाएगी तो फिर हमने पानी के इंटेक को हमने मैनेज करना होता है कि इसके पेशेंट को पानी कितना इस्तेमाल कराना है। इसको अगर उसको
यूरिन आउटपुट आ रही है उसको वो इनटेक उसको पानी का हम बंद नहीं करवा सकते। हमेशा याद रखें कि किडनी की पेशेंट का प्रोटीन लेवल हमने कम करना है। अगर हम क्योंकि 50% जो है इसके चांसेस हैं मेडिसिन में इसको क्योर करना है, 50% इसकी डाइट में क्योर करना है इस केस को। अगर प्रोटीन इसकी ख़राब होगी तो इसकी किडनी फंक्शन करना कम कर देंगे। इसके बाद इसमें हमने इसको इन चीज़ों को देखा। उसके बाद अगर इसकी लिपिड प्रोफाइल है तो लिपिड प्रोफाइल में इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में विटामिन सी बहुत अहम रोल अदा करता है। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। पर डे 500 मिलीग्राम की विटामिन सी की जो डोज है उसको दें, जिसका कोलेस्ट्रॉल नीचे आने की चांसेस हैं। ये हम सैचुरेटेड फैट जो है उसको कंट्रोल बेस पे हमने इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जितने नट्स होते हैं इन सब में अनसैचुरेटेड फैट होती है, ये गुड फैट है। जब ये हम चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट के अंदर ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। अगर वो इन चीज़ों को कैरी करता है, लेके चलता है, तो हम दवाई खाने के बावजूद पेशेंट रिकवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब तक उसने डाइट को लेके फॉलो नहीं करना। उसके बाद हाइपरटेंशन की बात है। जो हाइपरटेंशन में लो साल्ट डाइट हमें देनी होती है, इसमें भी हाई फाइबर इंटेक ज़्यादा करना होता है और पोटाशियम का इंटेक बढ़ा देना होता है। पोटाशियम का इधर डिनर फेलियर में पोटाशियम का इंटेक कम करना है, जबकि सिंपल हाइपरटेंशन में हमने पोटाशियम का इंटेक ज़्यादा करना है। ऐसी फूड देनी है जिसमें पोटाशियम का इंटेक ज़्यादा हो। वो कौन कौन सी फूड हो सकती हैं? वो केला है, वो आम हो सकता है, वो उसमें आड़ू हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसकी एक लंबी लिस्ट है। वो वाली जो पोटाशियम की डाइट है, हम जब इसके इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीपी जो है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। इसकी और काजेज भी होती हैं, स्ट्रेस भी होता है। ऐसे पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी में लेके आते हैं। ऐसे पेशेंट का अगर स्ट्रेस का इशू है तो स्ट्रेस को डील करना होता है हमने, लेकिन इसके साथ साथ मेडिसिन में डाइट में लो साल्ट को हम एडवाइस करते हैं इन दो चीज़ों को खासतौर पर। उसके बाद अगली बात आ जाती है एक्यूट केसेस। एक्यूट केसेस में जो मेजर डिजीज आ रही है वो है यूरिक एसिड। आजकल 90% बंदों को यूरिक एसिड का इशू हो रहा है। हर दूसरा बंदा यूरिक एसिड में मुब्तला हो रहा है। इसमें इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। सीडेंटरी लाइफ ज़्यादा हो गई है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जितने भी ऑर्गन मीट्स होते हैं जैसे कलेजी वगैरह होते हैं हम पकाते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्योरीन की मिकदार हाई लेवल में मौजूद होती है। इसी तरह पालक में, सब्जियों में पालक में प्योरीन की मिकदार हाई मिकदार में मौजूद होता है। हमने इन चीज़ों का इंटेक जब कम करना है यूरिक एसिड नीचे आएगा। जब इनका इंटेक ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड जो है वो बढ़ता रहेगा। विटामिन सी के लिए बहुत ज़रूरी है। रीनल फेलियर के केसेस में ऑरेंज नहीं देते, इस केस उसमें भी लेमन का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिक एसिड में भी लेमन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी खासी मिकदार में होता है। ऑरेंज हमने रीनल फेलियर के केसेस में नहीं देना होता, जबकि इसका यूरिक एसिड में लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस ऑरेंज का भी इस्तेमाल इसमें करने की इजाज़त है। ये दोनों सूरतों में कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक परहेज करनी है, वो है प्रोटीन। हमने एनिमल किंगडम की जगह हमने वेजिटेबल किंगडम से हमने प्रोटीन को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इसके आगे जाए तो बॉडी वेट भी हो गया। ये कुछ ऐसी डिजीजेस थी जिनमें हमने इसको डाइट पे चार्ट देना होता है, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें हमने सिर्फ प्रिवेंशन करवानी होती है, रिस्ट्रिक्शन किसी चीज़ की देनी होती है और किसी चीज़ के बारे में एडवाइस करना होता है। मिसाल के तौर पर कॉमन कोल्ड फीवर वगैरह हो जाए या GIT का इशू हो जाए तो उसमें पेशेंट को ठंडी चीज़ खाने के लिए मना करते हैं। आपने स्पाइसी चीज़ नहीं खानी अगर GIT का इशू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट से रिलेटेड, और न्यूट्रिशन में हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन, आप लोग कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं और सवाल ज़रूर पूछें, ठीक है। और अगर सवाल नहीं हो, ये सर इम्तियाज़ है दशा साहब, माइक आवाज़ आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम माशाल्लाह से ज़बरदस्त आपका लेक्चर रहा और सारी चीज़ें जो हैं वो
नो डाउट जिंदगी के हर शोबा में हमें डाइट की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ आ रहा है तो सिर्फ मरीज़ को ही ज़रूरत है, सेहतमंद बंदे को भी डाइट की ज़रूरत है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे रखे कि वो बीमार ही ना हो। ये चीज़ें जो हैं ये माशाल्लाह से आपका बयान बहुत ज़बरदस्त रहा। एक चीज़ आपने अंडरवेट जब बताया, अंडरवेट वाला हिस्सा, तो उसमें एक मेजर वजह विरसे में मिलती हुई जेनेटिकली भी है, और दूसरी मेजर वजह जो आपने ओबेसिटी में थायराइड का कहा, तो थायराइड जो इशू है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें, अंडरवेट में भी। तो उसमें भी थोड़ी सी रोशनी अगर डाल देते हैं। देखिए थायराइड को अगर हम लेके चलते हैं, अच्छा ये 2 तरह का हो गया, ये हाइपर और ये हाइपो। अच्छा सम केसेस में ऐसा आता है जिसमें T3 T4 लेवल बड़ा भी होता है और पेशेंट ओबीज होता है। मोस्टली हम क्या सोचते हैं कि हाइपर में बंदा थिन होएगा, और सम टाइम ऐसा केस होता है कि हाइपो TSH जो है वो बड़ा होता है लेकिन पेशेंट थिन होता है। ठीक, इन दोनों चीज़ों में हमने इन दोनों चीज़ों को मैंने बताया कि इन दोनों में बेसिक हमें चीज़ की किन डाइट में क्या क्या चीज़ लेनी है। इन दोनों में चीज़ें कौन सी कम होती है, विटामिन बी जो है वो लैक कर जाता है, विटामिन डी कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाती है। इसमें ये चीज़ें हमने डाइट से ठीक करनी है। अब जब ये चीज़ें किन सोर्सेज इसके कौन कौन से हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, नट्स हो सकते हैं, आलमंड और वॉलनट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी और विटामिन सी एंड कैल्शियम। हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो होगी इन दोनों की जनरल की बात। अब कुछ चीज़ें होती हैं इसको हमने हेल्दी डाइट देनी है, लेकिन चूंकि इन दोनों में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है अमूमन, जब हम इनको ट्रीट ना सही करें तो तब हमें कोलेस्ट्रॉल को डील करना है। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसमें भी बढ़ सकता है। इसमें हार्ट के इशू ज़्यादा आ जाते हैं, इसमें भी हार्ट इशू आते हैं। ठीक, इसमें भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस के इशू आ जाते हैं। हमने इन सारी चीज़ों को लेके पर्सन टू पर्सन हमने डील करना है। किसी एक पेशेंट को हमें थायराइड का इशू है, वो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, तो जरूरी नहीं दूसरे हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को भी वही डाइट देंगे। इन दोनों के अलग अलग होते हैं। हाँ, हमने जब इसको मजीद करें तो हम इसमें हमने सोयाबीन जो सफ़ेद लोबिया होता है, हमने हाइपरथायराइडिज्म के को नहीं देना कभी भी। और इसमें हम हाइपो में नहीं देना सोया, और इसमें हम सोया का इंतखाब करते हैं। कुछ चीज़ें आती हैं जैसे मोरिंगा का इस्तेमाल करें। मोरिंगा लीफ जो है, मोरिंगा की लीफ आजकल नेट पे बहुत ज़्यादा इसका आ रहा है, मोरिंगा लीफ आप इस्तेमाल करें सुपर फूड के तौर पे। हम ये सुपर फूड के उस सूरत में है कि अगर पेशेंट थायरॉक्सिन की मेडिसिन ले रहा है हाइपोथायराइडिज्म में, तो हम इसको फिर मोरिंगा का इस्तेमाल नहीं कराएंगे, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से वो थायरॉक्सिन का असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, हम लेकिन ये अगर खाली मोरिंगा हम थायराइड के पेशेंट को दें, भले वो हाइपो का है भले वो हाइपर का है, दोनों में ही काम करता है। और किससे सवाल करना? इकबाल साहब, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब जो है ना, मेरी तरह करें ना, मैं इनका तारुफ करवाऊँ। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ये मेरे उस्ताद हैं, खारिया से आए हैं। और ये सर की तरह ना फेस को पूरी दुनिया को दिखाया ना जी। ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हैं और मेरे उस्ताद हैं, और खारिया में इकबाल होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से प्रैक्टिस करते हैं। कमेटी घर के साथ मेन बाज़ार, मुतसिल मेन बाज़ार इनका क्लिनिक है। और माशाल्लाह पिछले 30-33 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ। सिंगल रेमेडी क्लासिकल प्रैक्टिशनर हैं। और जो मैंने पिछले दिनों एक फेसबुक पे तारुफ करवाया था कि किस तरह हमारे लोग जो हैं, हमारे साथी जो हैं दोस्त, वो आम मैट्रिक FSC और डिप्लोमा होल्डर होते हैं या डिग्री वाले होते हैं, लेकिन साथ साथ आगे पढ़ना जो है उसकी मैंने मिसाल दी थी। उसके ऊपर मैंने थीम बेस करते हुए कहा था। तो डॉक्टर इकबाल साहब का जिनका मैंने जिक्र किया था, वो ये मेरे उस्ताद हैं। तो ये वो हैं जिन्होंने बाद में मास्टर डिग्री भी की, B.Ed भी किया, और आजकल एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक एडहॉक लेक्चरार भी हैं। क्योंकि उम्र ज़्यादा थी तो पक्के लेक्चरार भर्ती नहीं हुए, लेकिन है कि ये ही इज़ आल्सो टीचिंग द मास्टर डिग्री क्लासेस। तो इनसे मैं ऐसा से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई आपके जहन में सवाल आता है
जो हम नई डॉक्टर फौजिया हाशमी को बैकअप करने के लिए कर सकते हैं? नहीं, माशाल्लाह इनका लेक्चर बड़ा प्रभावित था न्यूट्रिशन के हवाले से, लेकिन हमें तो वास्ता ज़्यादा पड़ता है मरीजों को दवाइयों प्रेस्क्राइब करने में। तो यहाँ हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म इस पे बात हुई है। पहले तो मेरा सवाल होगा, इनमें डिफ्रेंशिएट करके बताएं हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है। एक मिनट। और इसके बाद इसकी अलामत क्या क्या है और कौन सी मेडिसिन हो सकती है? मेडिसिन भी बता देंगे, लेकिन न्यूट्रिशन है ना, लेकिन मेडिसिन भी कवर अप करेंगे क्योंकि late Dr. Fawzia Hashmi she is also working as a lecturer in Thair Medical College, and she is the most busy practitioner in Gujarat city. So she will also tell you about the homeopathic medicine as well regarding the ये करें जी बात, ये शाह साहब से बात करवाने पहले। Bismillahirrahmanirrahim. All praises to Almighty Allah and my Durud Salam to Hazrat Muhammad Mustafa Salawatullah alayhi. First of all, I would like to appreciate my daughter, my sister, my student, Dr. Fawzia Hashmi, that he has proved herself as a good lecturer after today. Please do big hand for her. The question of my senior doctor, that what you would like to explain about hypothyroidism and hyperthyroidism. This is not a topic of the today. No doubt it's a related question, but question would be just like this, that what will be the role of nutritionist in the patient of hyper or hypothyroidism. This question may be occurred. Relevant question. That is a question. If you would like to clear and justify the nutrition as a nutritionist in the hypo and hyperthyroidism, that would be a kind of you. हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म की जो अलामात बता रहे हैं ना, उसमें हम न्यूट्रिशन क्या हो सकते हैं, साथ साथ दवाई भी बता आपको तो दवाई थायराइड का पता है, दवाई सारी चीजें एक्सप्लेन कर दें। पहले की तो बात है कि हाइपरथायराइडिज्म होता क्या है और हाइपो क्या होता है। ठीक, इसमें Already has explained. T3 और T4 की मिकदार बढ़ जाती है, इसमें TSH ये बढ़ जाता है और T3 T4 की मिकदार कम हो जाती है। हाँ, इसमें हाँ, ये अगर हम अलग अलग बेसिकली इन दोनों का रोल है ना, लेकिन अगर हम पूरा टेस्ट करवाते हैं तो फिर इसकी T4 की ये फॉल कर जाती है, इधर ये बढ़ जाती है TSH ये कम हो ये कम हो जाता है। इसका ये है। अब सिम्टम्स की बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट जो होता है मोस्टली स्किनी हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसका वेट बढ़ भी जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ केस देखने में आए हैं। इसके सिम्टम में क्या होता है, घबराहट, खौफ बड़ा ज्यादा होता है, पैनिक अटैक होते हैं, पैल्पिटेशन काफी ज्यादा हो जाता है, पैल्पिटेशन हो जाती है। उसके बाद इसकी नींद के इश्यूज आ जाते हैं, इंसोम्निया का केस होता है, सारी रात नहीं बंदा सोता। ठीक है, फियर होता है इसको, इसकी जो पैल्पिटेशन है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि पेशेंट चंद कदम चलता है तो कहता है मेरी तो हार्ट बीट रुक जाएगी, वो सर्टन ऐसे महसूस होता है। इसके अंदर नींद का इशू होता है। इसके अंदर देखें तो इसका पेशेंट बहुत लेजी होता है, बड़ा सुस्त होता है, उसका दिल ही नहीं करता काम करने को। अगर हम इसके पेशेंट को एग्जामिन करें तो उसका आई बॉल जो होगा, पीपल जो अगर आई को ड्रा करें तो ये पीपल है, अगर हम इसको लाइट ऑफ करके इसके अंदर रोशनी डालें तो ये पीपल डायलेट हो जाती है। इसके अंदर ये इशू नहीं आता, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ये इशू आएगा। इसके अंदर जब पेशेंट के देखें तो ये अगर आई बॉल है तो इसका जब पेशेंट को देखें तो ये नीचे से वाइट आई बॉल नजर आएगा, ये ऊपर ब्लैक कलर ऊपर रहेगा। जबकि हम किसी भी पेशेंट को देखते हैं तो सामने देखो तो आई बॉल मिड में नजर आता है, लेकिन हाइपो का क्या होगा, नीचे वाले ऐसा वाइट ज्यादा नजर आएगा, ब्लैक ऊपर ज्यादा चला जाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी लीडिंग सिम्टम है। इसके बाद अमूमन जब हम थायराइड को करना होता है तो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को ऐसे अपने हाथों को ऐसे रखो,
ठीक है यार इसके टेस्ट के लिए हमने पेशेंट को कहना होता है अपने हाथों को ऐसे रखो। अमूमन जो थायराइड का पेशेंट है हाइपरथायराइडिज्म के उसके हाथ शिवर करेंगे, उसकी जुबान को बोलेंगे कि जुबान बाहर निकालो तो जुबान उसकी शिवर करेगी। ये हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट की मोस्टली होती हैं सिम्टम्स। इसमें हमने आयोडीन का इस्तेमाल करना होता है, ब्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसमें थायरोडिनम का इस्तेमाल किया जाता है, लाइकोपोडियम, नेट्रम में। और असल में होम्योपैथिक है क्या सिम्टोमेटिकली, हमने सिम्टम्स को लेके देखना है। इसमें जरूरी नहीं, सम टाइम ऐसे केस होते हैं कि वैक्यूमेट से कवर हो जाते हैं। बात सिम्टम्स की है, अगर हम अलग से मानने बनावो तो हमारी बुक्स में लिखा होता है हमारी रेपर्टाइज करने के लिए, लेकिन अगर हम डॉक्टर हनुमान की बेस पे जाएं टोटलिटी ऑफ सिम्टम को ही डील करके हम किसी भी प्लीज डू बिग